Hello students, myself Dr. Sundar Singh, BSc पार्ट फर्स्ट के क्रम में हम आज न्यू लेमार्किज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। अनेक वैज्ञानिकों ने लामार्क के सिद्धांत का अध्ययन करके उसमें कुछ रूपांतरण किए। जैसा हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया कि लेमार्किज्म की काफ़ी आलोचना हुई और उसके आधार पर उसमें कुछ परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों के युक्त जो नियम है उसको नव लामार्कवाद का सिद्धांत कहते हैं। और इन वैज्ञानिकों का ये कहना है कि उपार्जित जो लक्षण है वो वंशानुगत तो हो सकते हैं, लेकिन कुछ सिद्धांतों के द्वारा इनकी पुष्टि करने का उन्होंने प्रयास किया, जिसमें पहला सिद्धांत है जेनिंग का प्रयोग। इसने पैरामीशियम को भिन्न भिन्न वातावरण में रखा तो इनमें भिन्न भिन्न लक्षण दिखाई दिए। अलग अलग वातावरण में रखा और अलग अलग वातावरण में रहने से इनमें जो उपार्जित लक्षण थे वो अलग अलग आए, परंतु पुनः उसे सामान्य वातावरण में रखने पर वह लक्षण विलुप्त हो गए। कुछ समय के लिए तो आए, लेकिन वो जैसे ही उनको सामान्य वातावरण में ले गए तो वापस वो विलुप्त हो गए। दूसरा, समनर का प्रयोग। इसने चूहों को 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर संवर्धित किया व पाया कि शरीर, पूंछ और पश्चपाद लंबे हो जाते हैं और ये अर्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशानुगत पाया गया। समनर का प्रयोग। नेक्स्ट जो प्रयोग है वो है कैमरन का प्रयोग। ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक कैमरन ने जापानी कॉर्क पर प्रयोग किए और अपने प्रयोग में लंबे पिंजरे में रखा और पूंछ में वजन लटका दिया और पूंछ 6 से 9 फीट लंबी हो गई। अंततः इसकी पूंछ के लक्षणों को अनेक पीढ़ियों बाद वंशानुगत होता पाया गया। तो इसमें क्या है, वंशानुगत का लक्षण नजर आ गया। नेक्स्ट जो प्रयोग किया वो है मिड वाइफ टोड यानी एलाइटस, जो मेंढक की एक प्रजाति है जिसको मिड वाइफ टोड के नाम से जानते हैं। इनकी जाति में अग्रपाद पर मैथुन गतियाँ नहीं पाई जाती। मैथुन जो गद्दियाँ हैं वो संगम के दौरान वातावरण में परिवर्तन करके मैथुन गद्दी के निर्माण को प्रेरित किया। वातावरण में चेंज करके मैथुन गद्दी को प्रेरित किया। इसके बाद उसने दावा किया कि मैथुन गद्दियों का यह लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होता है, परंतु बाद में कैमरर इसे प्रमाणित नहीं कर सके। तो बाद में ये प्रमाणित नहीं हो सका। नेक्स्ट है गुफावासी प्रोटियस। गुफावासी प्रोटियस अंधेरे में निवास करने के कारण अवशेषी नेत्र एवं त्वचा रंगहीन होती है, परंतु यदि इसे प्रकाश में रखा जाए तो नेत्र क्रियाशील और वर्णक उत्पन्न होते हैं और इसकी वंशानुगति उत्पन्न होती गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि वातावरण को चेंज किया जाए तो इसकी वंशानुगति हो सकती है। मैकडूगल का प्रयोग। इसने सफ़ेद चूहों को टैंक में रखा। इसने क्या किया, सफ़ेद चूहों को टेंट में रखा और बाहर निकलने के दो मार्ग थे, एक प्रकाश युक्त और दूसरा अंधेरे वाला।
तो प्रकाश युक्त मार्ग विद्युत करंट प्रवाहित किया, परंतु अंधेरे में कोई ऐसा कार्य नहीं किया। टैंक में चूहे छोड़ने के बाद निकलने के लिए चूहों में सीखने की प्रक्रिया विकसित हो गई। अतः चूहे अंधेरे मार्ग से निकलने के लिए प्रशिक्षित हो जाएं। साथ ही इन प्रशिक्षित चूहों के बीच अगर क्रॉस करा के हम अधिगम की वंशानुगति को लगभग 40 से 50 पीढ़ियों तक किया और पाया कि अधिगम वंशागत होता है एवं चूहों की संतानें टैंक से निकलने के लिए न्यूनतम गलती करती हैं। स्मिथ और गुनेसर का प्रयोग। इन्होंने खरगोश के नेत्र से एक लेंस बिलियन प्राप्त किया और इस बिलियन को मुर्गे के ब्लड में इंजेक्ट किया। परिणाम स्वरूप खरगोश के लेंस के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण हो गया और इन एंटीबॉडीज के निर्माण के एंटी सीरम प्राप्त कर लिया और इस एंटी सीरम को गर्भवती खरगोश में निक्षेपित करने पर पाया कि इनकी संतानों में भी दोष युक्त लेंस की उपस्थिति होती है एवं यह दोष निरंतर अगली संतानों में ट्रांसफर होता चला गया। इसका मतलब एक्वायर्ड जो करेक्टर हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है अगला प्रयोग टावर का प्रयोग। इसने कीट की युवावस्था में नमी व युवावस्था में उच्चतम रेंज में रखने पे पाया कि इनकी संरचना में कुछ परिवर्तन हो गए जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत हुए। यानी कोई कीट को युवावस्था में नमी और युवावस्था में उच्चतम रेंज में अलग अलग सिस्टम में इसको रखा, अलग अलग एनवायरनमेंट पे रखा, तो ये इनकी जो संरचना में चेंज आए वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत हो गए। नेक्स्ट जो प्रयोग है वो बेडिंगटन का प्रयोग है। इसमें ड्रोसोफिला के प्यूपा पर हीट स्ट्रोक ताप आघात किया और पाया कि इन प्यूपा से ऐसी ड्रोसोफिला प्राप्त हुई जिनके पंखों में क्रॉस सिराओं का भाव था। इसके बाद क्रॉस सिरा विहीन नर और मादा विहीन उनके भी प्यूपा को ताप आघात किया और यह क्रिया निरंतर जारी रखने पर क्रॉस विहीन फल मक्खियाँ विकसित हो गई। फ्रूट जो फ्लाई है वो विकसित हो गई। यानी कहने का ये मतलब है कि इसके प्यूपा को हीट स्ट्रोक किया हमने और हीट स्ट्रोक करने के बाद हमें क्रॉस सिरा विहीन जो पंख हैं उसके समेत वाला ड्रोसोफिला मिला। बाद में हमने क्रॉस विहीन और मादा क्रॉस विहीन उनके प्यूपा का तापाघात किया तो ये क्रिया निरंतर जारी रखी और क्रॉस विहीन फल मक्खियाँ धीरे धीरे विकसित हो गई। तो इससे अपन अंदाज लगा सकते हैं, इससे अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो तीनों नियम बताए गए हैं वो नियो लैमार्किज्म वाले नियम हैं और इसमें 7 प्रकार के जो प्रयोग हैं
इसको अलग अलग जंतुओं में करके देखे तो ये पाया गया कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति भी पॉसिबल है, और इसके आधार पर इसको नव लेमार्किज्म का नाम दिया गया। थैंक यू।